पहला देखिए क्या है उसमें, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी। तो देखिए एक क्या होता है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अपक्रिया। तो यहाँ देखिए इसमें करना क्या है हम लोगों को, इसमें देखिए एक है एक्जोथर्मिक और एक होता है क्या है एंडोथर्मिक। देखिए एक्जोथर्मिक का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है उसको क्या बोला जाता है ऊष्मा क्षेपी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्या होती हैं निकलती हैं, उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा है, इसका फेवरेट एग्जाम्पल देखिए श्वसन है, रेस्पिरेशन, श्वसन। अब श्वसन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है ग्लूकोज है C6H12O6। तो हमने पढ़ा है श्वसन की परिभाषा कि कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन या जारण क्या कहलाता है श्वसन कहलाता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका जारण होगा तो यहाँ से 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O और इसके साथ साथ क्या होता है 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ऊर्जा निष्कासित हो रही है, इसका मतलब कि ये हमारा क्या है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। दूसरी देखिए ऊष्मा शोषी। तो ऊष्मा शोषी में क्या होता है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है अवशोषण होता है, उसे क्या बोलते हैं उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा कराने के लिए हमें ऊष्मा की क्या हो आवश्यकता हो, तो वो अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी ऊष्मा शोषी। इसका एग्जाम्पल सबसे फेवरेट है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में हम लोग पहले से पता है कि जो पौधा होता है जड़ से जल लेकर के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्या करता है कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करता है और उसके साथ साथ प्राणवायु ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो यहाँ क्या होगा 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू किसके प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस में सूर्य के प्रकाश। तो देखिए इस प्रक्रिया या अभिक्रिया को कराने के लिए क्या है सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ रही है। तो देने के कारण क्या हो गया कि इसका नाम हो जाएगा क्या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो बनेगा क्या C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है और ये हो जाएगा क्या ऑक्सीजन जो हमारे लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके क्या हो सकता है ग्लूकोज का जारण या दहन नहीं हो सकता है और ग्लूकोज का जब जारण या दहन नहीं होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और अगर हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई तो हमारे जैविक कार्यों का संचालन हमारे अंग नहीं कर पाएंगी और यदि हमारे जैविक अंग कार्य नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मृत्यु हो जाएगी कार्य, क्योंकि अंग कार्य करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा मृत्यु ही होना। दोनों छाप लो बराबर आवत नायरा का। अब देखिए अगला है हमारा अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया यानी डिसोसिएशन रिएक्शंस। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। देखिए अपघटन या वियोजन अभिक्रिया डिसोसिएशन रिएक्शन, इसको कौन सा बोला जाता है डिसोसिएशन रिएक्शंस। तो यहां देखिए इसमें क्या है कि ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं
जिसमें कोई अभिकारक एक या एक से अधिक खंडों में टूट जाता है, तो उस प्रकार की अपक्रिया को क्या बोला जाता है? वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। मीन्स ऐसी रासायनिक रासायनिक अपक्रिया अपक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, एक से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उसे अपघटन या कौन सी अपक्रिया बोलते हैं? वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसी को आप चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं? इसी को आप संगमरमर भी कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाएगा तो यहां से क्या होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इसमें हुआ क्या? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक था, इसको जब हीट किया गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो घटकों में टूट गया। तो इसका मतलब ये कौन सी अपक्रिया? ये वियोजन है। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसको क्या बोला जाता है? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब देखिए कि जो हमारा क्या होता है, अपघटन होता है। अपघटन मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। अपघटन के स्रोत के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, पहला हमारा क्या होगा? तापीय अपघटन, थर्मोलिसिस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोलिसिस। मतलब क्या हो कि कोई एक अभिकारक अणु है, उसको ताप के माध्यम से, किसके द्वारा? ताप के द्वारा जब तोड़ा जाएगा तो वो क्या बोला जाएगा? तापीय अपघटन कहलाएगा। दूसरा क्या होता है? जल अपघटन मीन्स हाइड्रोलिसिस। तो किसी पदार्थ को अगर जल के द्वारा क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जल अपघटन। और तीसरा होता है हमारा प्रकाशीय अपघटन। तीसरा कौन सा? प्रकाशीय अपघटन, फोटोलिसिस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोलिसिस। जब किसी पदार्थ को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फोटोलिसिस। तीनों का अर्थ देख लीजिए, थर्मोलिसिस। तो यहाँ देखिए, थर्मो मीन्स होता है थर्मस मीन्स होता है हीट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो हीट के द्वारा जब किसी को ब्रेक डाउन किया जाएगा या तोड़ा जाएगा तो उसे थर्मोलिसिस कहते हैं। दूसरा हाइड्रोलिसिस का मतलब हाइड्रो और लिसिस। हाइड्रो और क्या? लिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस का मतलब क्या? ब्रेकडाउन। जब किसी को वाटर के द्वारा ब्रेक डाउन किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। और तीसरा फोटोलिसिस। देखिए, फोटोलिसिस में क्या है? फोटोलिसिस, इसका मतलब फोटो मीन्स लाइट, वो वाला फोटो नहीं कैमरा वाला। फोटो मीन्स लाइट, और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो जब किसी को प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा, तो उसे बोला जाएगा फोटो। जैसे प्रिंट आउट कर लो इतना। तो यहां देखिए क्या है कि एक और हो जाएगा, चौथा हमारा क्या? विद्युत अपघटन। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन को इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसका मतलब देखिए क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रो मीन्स होगा इलेक्ट्रिक। मतलब जब विद्युत की सहायता से किसी पदार्थ को तोड़ा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर वाटर है, H2O है, तो H2O लिक्विड स्टेट में होता है, और जब इसका विद्युत अपघटन आप करा देंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, H2 गैस और O2 गैस में। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोला जाता है? विद्युत अपघटन। तो यहाँ देखिए, अपघटन या वियोजन में आपको इतना जानना है कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में
टूट जाता है उसे अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एक एग्जांपल लिया आपने कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। उसके बाद कहा कि अपघटन के स्रोत के आधार पर इसे निम्न भागों में बांट सकते हैं। तापीय अपघटन मतलब जब किसी पदार्थ को किसके द्वारा तोड़ा जाए, ताप के द्वारा, तो तापीय अपघटन। जब जल के द्वारा तोड़ा जाएगा तो जल अपघटन, और जब क्या प्रकाश के द्वारा तोड़ा जाएगा तो प्रकाशीय अपघटन, और जब विद्युत की सहायता से तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, विद्युत अपघटन। तीसरा देखिए विस्थापन अपक्रिया है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कौन सा, विस्थापन अपक्रिया। यहां देखिए इसमें आप क्या करना है कि जैसे एक अधिक क्रियाशील धातु है और एक क्या है, कम क्रियाशील धातु है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। तो यहां देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड ए बी है, एक क्या है ए बी है, और एक क्या है सी है। अगर सी अधिक क्रियाशील हुआ, अधिक क्रियाशील है किससे, या तो बी से या तो ए से, तो ये क्या करेगा, जिससे ज्यादा क्रियाशील होगा जिससे, उसको उसके स्थान से हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास सी की क्रियाशीलता ज्यादा है, बी की कम है, तो सी आके बी को हटा दिया, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया क्या, ए सी और बी। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया, अपक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील, एक अधिक क्रियाशील परमाणु दूसरे कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, तो उस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन अपक्रिया। जैसे देखिए कि हमारे पास यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी धातु की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। तो विस्थापन अपक्रिया धातुओं की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। पहला देखिए क्या है कि सबसे ज्यादा जिसकी क्रियाशीलता होगी वो ज्यादा विस्थापन करेगा, जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो विस्थापन नहीं कर पाएगा। जैसे केदार, पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, फिर सोडियम केदारनाथ का, माली, आलू जरा फीका पकाता। तो यहाँ देखिए कि कैल्शियम और पोटेशियम की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर एल्युमिनियम की, फिर जिंक की, फिर आयरन की, और फिर तो ये क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है, घटता क्रम। क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है, घटता क्रम। मतलब कि ये क्या कर सकता है, के एन को हटा सकता है लेकिन एन के को नहीं हटा सकता है, सी एन को हटा सकता है लेकिन एन सी को नहीं हटा सकता है। इसका मतलब कि क्रियाशीलता कौन सा क्रम है, घटता क्रम है। छाप लो। देखो जैसे आपके पास क्या है, पहले प्रश्न आता था हमारा क्या, जैसे हमारे पास क्या है कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, और उसमें आप क्या डाल दें, मान लीजिए क्या, आयरन, क्या डाल दें, आयरन। तो यहां देखिए क्या होता था कि आयरन कॉपर को हटा देता था, तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, या आप ऐसे आपकी बुक वाला देखो कि Zn है, जिंक धातु है, क्या है, जिंक धातु है, और जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, किसमें, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ देखिए जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, कॉपर की कम है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा, यानी बन जाएगा ZnSO4 प्लस
Cu। तो इसमें हुआ क्या, इसमें देखिए जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा थी, तो इसलिए जिंक ने कॉपर को उसके विलयन में से या उसके सोल्यूशन में से जिंक ने कॉपर को हटा दिया। तो जब हटा दिया तो इसका मतलब कि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसकी कम है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, विस्थापन अवक्रिया। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्वि-विस्थापन अवक्रिया। कौन सा, द्वि-विस्थापन अवक्रियाएं, द्वि-विस्थापन अवक्रियाएं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, इसी विस्थापन अवक्रिया को प्रतिस्थापन अवक्रिया भी बोला जाता है। जब यह अवक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रतिस्थापन अवक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दिया है दो कंपाउंड ए बी और सी डी दिया है, तो इसमें दोनों का एक्सचेंज हो जाए, इसका मतलब क्या बन जाए, ए सी प्लस बी डी, इसका इसमें आ गया, इसका इसमें आ गया, दो आयन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि ऐसे या ऐसी रासायनिक अवक्रिया, ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है, दो आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्वि-विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। उसे कौन सी अवक्रिया कहते हैं, द्वि-विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई अवक्रिया हो रही है और उसमें दो लोगों का आदान प्रदान हो जाए, कितने लोगों का, दो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वि-विस्थापन अवक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और अगर सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से करा दिया जाए, किससे, सोडियम क्लोराइड से, तो यहां हमारा बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। अब इसमें देखिए हुआ क्या है, देखिए यहां हमारा सिल्वर नाइट्रेट मीन्स AgNO3 और सोडियम क्लोराइड का मतलब AgCl। अब यहां देखिए कि NO3 पर एक माइनस, Ag पर एक प्लस, Cl पर एक माइनस, तो Ag पर AgCl नहीं NaCl होगा। तो यहां देखिए Cl पर एक माइनस तो Na पर एक प्लस। अब इसका प्लस वाला इसके माइनस के साथ, इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ, तो दो आयनों का एक्सचेंज होगा। तो जब दो आयन, देखो ये NaAg को हटा रहा है और ये NO3Cl को हटा रहा है, मतलब दोनों आयन अदला बदली हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, द्वि-विस्थापन। तो Ag चला जाएगा Cl के साथ, यानी बन जाएगा AgCl, और Na चला जाएगा NO3 के साथ, बन जाएगा NaNO3। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। छाप लो जो नहीं छाप पाए हैं। अब देखिए अगला क्या है, अगला है हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सा, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। देखिए कौन सा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी नहीं, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा रिएक्शन है ये। क्या पहले ही कंफर्म है, उदासीन बन जाए, तो उदासीन कब बनेगा, देखिए एक एसिड और एक बेस ले लीजिए, एक एसिड और एक बेस ले लीजिए, तो यहां बन जाएगा साल्ट प्लस में क्या, वाटर। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल, जिसमें अम्ल, एक ना लिखो तो अच्छा रहेगा, अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास एसिड है
अम्ल है और एक आपके पास क्षार है, दोनों को आपस में आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो मिलाने पर उदासीन यौगिक प्राप्त होगा, इसको लवण कहते हैं। उसके साथ साथ क्या मिलेगा, जल मिलेगा। देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास क्या एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या इसी को हम हैलो अम्ल भी बोलते हैं, हैलो अम्ल, या इसी को आप कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका रिएक्शन एक बेस से करा दे, NaOH, इसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और दोनों मिल जाए तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaCl प्लस H2O। कैसे बनेगा, देखिए HCl है, HCl है, तो यहाँ देखिए H प्लस और Cl माइनस, और यहाँ क्या है देखिए Na प्लस और OH, तो इसका OH माइनस इसके H प्लस के साथ, तो ये बन जाएगा H2O, इसका Cl इसके Na के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, चलो जिसको नोट करना है नोट कर लो, जाना है तो